हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इनकम टैक्स के सैलरी के तकरीबन सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए थे और कुछ रूल्स के बारे में जो मैंने बोला था वो बोला था जब क्वेश्चन बताऊंगा तो कुछ छोटे मोटे रूल्स होंगे तो क्वेश्चन बनाते समय अपन क्या कर लेंगे देख लेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई थी। तो हमने आपको टैक्सेबल सैलरी के रूल्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। हमने आपको क्या क्या टैक्सेबल होता है, अलावेंस में क्या टैक्सेबल होता है, क्या टैक्स फ्री होता है, परक्विजिट्स में क्या क्या कहानी है, ये सारी बातें हमने प्रोविडेंट फंड तक की सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो रूल्स बहुत लंबा चौड़ा है, हमको थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होता है। यार देखो, जब भी क्वेश्चन मैं आपको चालू कराऊंगा तो आपने एक बार रिवाइज कर लिया करो फटाफट। ठीक है, अब रिवाइज कैसे करते हैं हम बताते हैं। ठीक है, चलो हम आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। कभी भी रूल्स को रिवाइज कैसे किया जाता है, माइंड में कैसे रखा जाना है रूल्स को। बोलोगे सर 15-16-15 का रूल है, कहां से हम लोग माइंड में रखेंगे। कोई बात नहीं यार, एक बार अपन कोई गाने को गाते दिमाग में बैठ जाता ना, वैसे चलो हम आपको दिमाग में कैसे रखना वो चीज सिखाते हैं। देखो, अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं। देखिए, जब भी आप इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ने वाले ना, हम लोग इनकम फ्रॉम क्या पढ़ने वाले हैं, सैलरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में एक बात याद रखना, हम लोग ठहरे टैक्स के स्टूडेंट, हम लोग को सामने वाले बंदे का, इस इंडिविजुअल का इनकम निकालने बैठे। हम क्या निकालने बैठे, इनकम। कई बार बच्चे क्या होता है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ इनकम से मतलब है, और कौन से इनकम से मतलब है, टैक्सेबल इनकम से मतलब है। आपका मेन मकसद है कि भाई इसका टैक्सेबल इनकम क्या है। पहले तो ये देखना इस बंदे को इनकम क्या हो रहा है, इसके पास पैसा क्या क्या आ रहा है। ठीक है, और वो पैसे टैक्सेबल है कि नहीं है टैक्सेबल, वो देखना आपका काम है बस, और कुछ देखना आपका काम नहीं है। और एक बात याद रखना, जब भी आप सैलरी बनाओगे, अगर किसी भी इंप्लॉय के एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में दिया रहेगा, बोले रहेगा इस बंदे को इतना सैलरी मिला या इतना अलावेंस मिला और उसमें इतना उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, ये सब अगर बोलता है तो इस बात को आप क्या करना, इग्नोर करना। समझ में आया, क्या करना, इग्नोर करना। सिर्फ उसी प्रकार के अलावेंस में एक्सपेंसेस को ध्यान रखना जिसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस तक क्या था, एग्जेम्प्टेड था। याद है ना, मैंने एक आपको 6 अलावेंस बताया था, स्पेशल अलावेंस का कैटेगरी ए बताया था, जिसमें जो टैक्सेबल होता था वो क्या होता था, जो एग्जेम्प्टेड पार्ट होता था, जो अलावेंस का एग्जेम्प्टेड पार्ट होता था, जितना मिलता था, जितना आप खर्चा करोगे रियल में, एक्चुअल में जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्टेड होता था। बस वही जो कैटेगरी ए वाला है, यानी कौन कौन से अलावेंस के टाइम पे एक्सपेंसेस को ध्यान में रखोगे आप लोग, 6 अलावेंस मैंने बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था ट्रैवलिंग अलावेंस, याद होगा। दूसरा मैंने बताया था डेली अलावेंस। तीसरा मैंने बताया था आप लोगों को कन्वेंस अलावेंस बताया था। चौथा मैंने आप लोगों को बताया था यूनिफॉर्म अलावेंस। हेल्पर अलावेंस मैंने बताया था आप लोगों को। और फाइनली मैंने आपको बताया था एकेडमिक अलावेंस। याद आया, ये 6 अलावेंस स्पेशल अलावेंस के कैटेगरी 1 में था। स्पेशल अलावेंस के कैटेगरी 1 में था, ए में था शायद, कैटेगरी ए में था शायद, क्या था ही था। ठीक है, याद है ना। ये अलावेंस के टाइम पे ही आप एक्सपेंसेस को ध्यान रखिएगा, इसी समय पे आप एक्चुअल एक्सपेंसेस को ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं पर भी आपको एक्सपेंसेस को ध्यान देने की बात नहीं है। अगर इस अलावेंस की बात की गई है तो आपको उसका एक्चुअल खर्चे के बारे में ध्यान रखना है, बाकी कोई भी खर्चे के बारे में ध्यान नहीं रखना है कि भैया उसने अपने बच्चे के स्कूल पे इतना खर्चा किया, कॉलेज पे इतना खर्चा किया। ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। खर्चे पे ध्यान नहीं देना है, उसके इनकम पे ध्यान देना है। ठीक है, अब सवाल उठता है स्टूडेंट्स कि यार हम लोग याद कैसे रखें, सारे चीजों को याद कैसे रखें, रिवाइज कैसे करते हैं। देखो मैं रिवाइज कराता हूं और आप भी वैसे रिवाइज करिएगा। देखो, सबसे पहले टैक्सेबल क्या होता है, बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है, बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है। फिर एडवांस सैलरी अगर मिला तो वो टैक्सेबल होता है। एरियर सैलरी टैक्सेबल होता है। बोनस, फीस, कमीशन ये टैक्सेबल होता है। इसके अलावा अलावेंस टैक्सेबल होते हैं। तो अलावेंस में कौन कौन से अलावेंस होते हैं, 3 प्रकार के अलावेंस होते हैं। पहला फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस, दूसरा पार्शली टैक्सेबल अलावेंस, तीसरा टैक्स फ्री अलावेंस। फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस में क्या क्या होता है, जो मोटा मोटा है उसको याद रख लो। डियरनेस अलावेंस हो गया, डियरनेस पे हो गया, सिटी कॉम्पेंसेशन अलावेंस हो गया, और हमारा टिफिन मेडिकल अलावेंस हो गया, टिफिन अलावेंस हो गया, वार्डन अलावेंस हो गया, प्रोक्टर अलावेंस हो गया, प्रोजेक्ट अलावेंस हो गया, मैरिज अलावेंस हो गया। ये कुछ अलावेंस थे जो फुली टैक्सेबल होते हैं, 100% जिसमें टैक्स लगता है, जितना है याद रख लो, बाकी दिमाग में। स्पेशल क्वालिफिकेशन अलावेंस सारे होते थे। दूसरा हमने पढ़ा था पार्शली टैक्सेबल अलावेंस। तो पार्शली टैक्सेबल अलावेंस में सबसे पहले ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। नंबर 1 था क्या हमारा, हाउस रेंट अलावेंस। तो हाउस रेंट अलावेंस कुछ हद तक टैक्सेबल होता है ना। तो हाउस रेंट अलावेंस टैक्स फ्री कितना होता है, हमने सिखाया था विच एवर इज लेस। 3 चीजों में जो सबसे कम होगा वो टैक्स से टैक्स फ्री हो जाएगा। देखो, नंबर 1 एक्चुअल में जो हाउस रेंट अलावेंस मिला वो ले लो। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना रेंट पेड किया वो ले लो और माइनस 10% ऑफ सैलरी। और नंबर 3 40% या 50% ऑफ सैलरी। बोलोगे सर यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा, यार 3 चीजें होंगी। पहला बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे या फिर डियरनेस अलावेंस एंड प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ये तीन चीजों से मतलब है।
मतलब वो सैलरी से मतलब है यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है। जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता उससे मतलब नहीं है हम लोग को सैलरी में। और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जनरली क्या आता है, बेसिक सैलरी आता है, डियरनेस पे आता है, ठीक। और तीसरा क्या आता है, कमीशन ऑन सेल्स। डियरनेस अलावेंस अगर बोलेगा तो नहीं आता है, लेकिन अगर उसमें लिख देगा कि भाई डियरनेस अलावेंस है तो फिर वो आएगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे अलावेंस वाले टाइम पे सैलरी का मतलब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, जब एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स बना होगा तो उनके बीच में जो डील हुआ होगा, जो जो मिलेगा उनको काम के बदले, तो वो इस कैटेगरी में क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। ये हमने सीख लिया था। तो तीनों में जो कम होगा वो तुम्हारा टैक्स फ्री हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि ऐसा कोई भी बंदा अगर ऐसे घर में रह रहा है जिसके लिए उसको ना तो किराया देना पड़ रहा है या खुद के घर में रह रहा है, उसके बाद भी उसको हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है, तो बच्चों ऐसा जो अलावेंस होता है वो 100% क्या होता है, टैक्सेबल होता है ना, याद है ना। ओके। दूसरा हमने पढ़ा एंटरटेनमेंट अलावेंस। तो एंटरटेनमेंट अलावेंस में एग्जेम्प्टेड पार्ट कितना होता है, कितना पार्ट टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त कितना होता है। तीन चीजों में जो सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। नंबर एक, एक्चुअल में जो एंटरटेनमेंट अलावेंस मिला वो ले लो। नंबर दो, 20% ऑफ सैलरी। और नंबर तीन, मैक्सिमम 5,000 रुपए। यार तीनों में जो कम होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन किसके लिए है ये बेनिफिट, थोड़ा भेदभाव है ना इसमें, किसके लिए बेनिफिट है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा डिडक्शन मिलेगा, ऐसा छूट मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। प्राइवेट एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय के लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल है भैया एंटरटेनमेंट अलावेंस, याद है। ओके ठीक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्पेशल अलावेंस पढ़ा था। स्पेशल अलावेंस में कैटेगरी ए पढ़ा था, कैटेगरी बी पढ़ा था। देखो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, देखो कितना अच्छे से रिवाइज हो रहा है। कैटेगरी ए पढ़ा था, कैटेगरी बी पढ़ा था। कैटेगरी ए में हमने क्या देखा था, ऐसा अलावेंस जो पर्सनल होता है, मतलब मिलता तो एम्प्लॉय को मिलता मतलब है अलावेंस, लेकिन एम्प्लॉय वो खर्चा तो अपने ऊपर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यूनिफॉर्म, अगर वो पुलिस में नहीं होता तो यूनिफॉर्म सिलवाया, उसको धुलवा रहा है, उसको मेंटेनेंस करा रहा है यूनिफॉर्म को। सोचो अगर वो पुलिस में या किसी काम में नहीं होता तो क्या यूनिफॉर्म उसको खरीदने की जरूरत पड़ती, क्या वो उसको धुलवाता, क्या उसको बनवाता, खर्चा कर रहा है ना। तो करता तो खर्चा अपने ऊपर है, परंतु कहीं ना कहीं उसके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको इस कैटेगरी ए में रखा गया, जो मैंने बताया था। क्या क्या था, ट्रैवलिंग अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस ना, नॉट ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस, ट्रैवलिंग, डेली अलावेंस, कॉन्वेंस अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, आपका हेल्पर अलावेंस एंड अंत में एकेडमिक अलावेंस। ये 6 अलावेंस थे जो टैक्सेबल होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, टैक्स फ्री में मिलता है। कहां तक टैक्स फ्री होता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस टैक्स फ्री होगा, लेकिन कहां तक, अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जितना खर्चा करेगा एक्चुअल में उतना टैक्स फ्री होता है। जैसे यूनिफॉर्म अलावेंस मिला साल भर का 10,000, तो पूछेंगे भैया एम्प्लॉय से जाके, बताओ कितना खर्चा किया तुमने यूनिफॉर्म पे, तो कोई अलावेंस मिला 10,000 रुपए साल भर का कि भाई तूने खर्चा किया होगा, मेंटेनेंस किया होगा यूनिफॉर्म पे, ले 10,000 रख साल भर का। लेकिन रियल अब बोलेंगे भाई ठीक है 10,000 तो उसको इनकम हो गया, तो टैक्सेबल कितना होगा 10,000 में, तो इसमें कुछ टैक्स फ्री होगा। कितना टैक्स फ्री होगा, उससे जाके पूछेंगे बता भाई तूने कितना खर्चा किया है, तो मान लो बोला 6,000 मैंने खर्चा किया है, तो मिला था 10,000, खर्चा किया इसने 6,000, बोलो इसको फायदा कितना हुआ 4,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। लेकिन यार जनरली कोई बताता है कि अपने मुंह से कि उसने कितना खर्चा किया, तो ये माना जाता है अलावेंस जितना मिला उतना खर्च कर दिया होगा, ये माना जाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो इसको पूरा टैक्स फ्री ही मान लेना, ठीक है। ये मानना कि जितना मिला उतना खर्च कर दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्चुअल एक्सपेंसेस दिया है तो बस ध्यान दे देना भैया यहीं पे, बाकी कहीं ध्यान मत देना। दूसरा हमने पढ़ा था स्पेशल अलावेंस, कैटेगरी बी पढ़ा था। उसमें याद होगा आपको हिल अलावेंस मिल रहा था, मतलब ऐसा एरिया जो सी लेवल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ऐसा एरिया जो समुद्र तल की ऊंचाई से 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, स्थित है। तो ऐसा जो एरिया होता है, ऐसा जो एरिया होता है वो क्या होता है भैया, उसमें 300 रुपए पर मंथ क्रेडिट से क्या हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है। 300 रुपए पर मंथ क्रेडिट से क्या हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है। हिल एरिया अलावेंस, जितना भी अलावेंस मिलेगा उसमें टैक्स फ्री होगा, 300 रुपए पर मंथ क्रेडिट से टैक्स फ्री होगा, ठीक। ओके। दूसरा हमने देखा था ट्राइबल और एजेंसी एरिया अलावेंस, वो कितना था, 200 रुपए पर मंथ क्रेडिट से टैक्स फ्री होता था। तीसरा हमने देखा था ट्रांसपोर्ट अलावेंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, ऐसा एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है, तो उसके लिए जो भी ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा वो ट्रांसपोर्ट अलावेंस टैक्स फ्री होगा, कितना, विच एवर इज लेस। दो चीजों में जो सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री होगा। नंबर एक 70% ऑफ अलावेंस, नंबर दो 10,000 रुपीज पर मंथ क्रेडिट से, दोनों में जो कम होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा, याद है, दोनों में क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर उस बंदे को डेली अलावेंस मिल रहा होगा ना, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। कई बार बच्चे ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट में कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना ट्रैवलिंग ये है, ट्रांसपोर्ट कुछ और होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। ओके ठीक है, यहां तक हो गया सर। इसके बाद हमने देखा था चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस हमने देखा था। तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस जो है वो 300 रुपए पर मंथ क्रेडिट से टैक्स फ्री होगा,
पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितने बच्चों का छूट मिलेगा? 300, 2 बच्चों का छूट मिलेगा, 300 बच्चों का नहीं, 2 बच्चों का छूट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट होता जो है वो है तुम्हारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। वो कितना टैक्स फ्री होता है? 100 रुपए पर मंथ के रेट से टैक्स फ्री होता है। जितना भी मिला उसमें 100 रुपए के रेट से टैक्स फ्री होता है। वो भी ज्यादा से ज्यादा कितना? 2 बच्चों का, पर चाइल्ड 100 रुपया, और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों का 200 रुपया। उससे तीसरे बच्चे का नहीं मिलेगा छूट इसमें। ठीक है, ओके सर, यहाँ तक हो गया हमारा काम खत्म। ओके, नेक्स्ट 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 अगला क्या था हमारा? इसके बाद था हमारा जो था ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस था, और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस था जो नॉर्मल इंप्लॉय को मिलता है ना, ट्रांसपोर्ट इंप्लॉय को नहीं मिलता, जो अदर इंप्लॉय लोगों को मिलता है। तो अगर कोई अदर इंप्लॉय है तो वो 100% टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंप्लॉय हैंडीकैप्ड हुआ या कुछ ब्लाइंड वगैरह हुआ, मतलब फिजिकली वो अनफिट है, तो ऐसे इंप्लॉय को 32 रुपये पर मंथ के रेट से टैक्स फ्री होता है। कौन सा अलाउंस? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। आप बोलोगे सर यहाँ 2 ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रांसपोर्ट इंप्लॉय के लिए था। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में मैंने बोला वो अदर इंप्लॉय के लिए है। इसके अलावा अंडरग्राउंड अलाउंस हमने देखा था 800 रुपये पर मंथ के रेट से टैक्स फ्री होता था। ठीक, तो ये हो गया हमारा काम खत्म। ओके, तो हमारा देखो हमने फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कर लिया, पार्शली टैक्सेबल अलाउंस कर लिया। अब बात आती है फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस की। तो फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस में क्या क्या होता है यार? फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस में होता है हम लोगों का जो सबसे पहला होता है फॉरेन अलाउंस। अगर फॉरेन में रह रहे हो और फॉरेन का अलाउंस मिल रहा है तो टैक्स फ्री होता है। उसके अलावा क्या टैक्स फ्री होता था? यूएन अलाउंस फ्रॉम यूएनओ, ये टैक्स फ्री होता है। सपेचुरी अलाउंस एंड पर डीम अलाउंस, 4 अलाउंस थे जो टैक्स फ्री होता था। इसे रिवाइज करो। ओके, चलो अलाउंस तक मैटर खत्म। अब आते हैं परक्विसिट्स पे। किस पे आते हैं? परक्विसिट्स। परक्विसिट्स मतलब सबसे पहला 3 कैटेगरी थे परक्विसिट्स पे, यानी सुविधाओं पे। पहला टैक्सेबल परक्विसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय, दूसरा टैक्सेबल परक्विसिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तीसरा टैक्स फ्री परक्विसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहला टैक्सेबल परक्विसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या था उसमें? हाउस परक्विसिट। फर्स्ट ऑफ ऑल था क्या हमारा? हाउस परक्विसिट्स, यानी घर के बारे में बिल्कुल गवर्नमेंट ने हमारा काम आसान कर दिया। घर को 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहला अनफर्निश्ड हाउस मतलब खाली मकान, दूसरा फर्निश्ड हाउस मतलब भरा हुआ मकान, मतलब सुसज्जित मकान विद फर्नीचर। फर्निश्ड मतलब विद फर्नीचर। और इंप्लॉय को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, एक गवर्नमेंट इंप्लॉय, दूसरा प्राइवेट इंप्लॉय। तो देखो, अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय है, अगर वो बंदा गवर्नमेंट इंप्लॉय है और उसको अनफर्निश्ड मकान दिया गया, तो कैसे निकालोगे उसका वैल्यू? बिल्कुल सिंपल था, हमने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट रूल डिक्लेयर कर दे, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा रूल एज पर गवर्नमेंट या प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट। जो भी अमाउंट प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट या अमाउंट प्रेस्क्राइब बाय क्या था? गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट जो अमाउंट क्या कर देगा? प्रेस्क्राइब कर देगा, जो दिखा देगा, जो शो कर देगा, वही क्या हो जाएगा? हाउस की वैल्यू हो जाएगी, अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर उसको फर्निश, ये हो गया खाली मकान की वैल्यू। क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया रहे, फेयर वैल्यू दिया रहे, सब बातों को इग्नोर करना। जो रूल दिया रहेगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को आपको क्या कर देना? फिल कर देना है। ठीक है, जितना दिन वो घर में रहा होगा। इसके अलावा ये तो हो गया अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू। अगर वो बंदे को फर्निश्ड हाउस दिया गया है तो क्या होगा? खाली मकान का जो वैल्यू निकाले हो ना, उसी में फर्नीचर का 10% जोड़ दो। जितने रुपए का फर्नीचर दिया गया है उसका 10% जोड़ दो, फर्निश्ड हाउस का वैल्यू आ गया। इसके अलावा उसके फैसिलिटी के नाम पे अगर उसके सैलरी से कुछ काटा गया है, एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ काटा गया उसके सैलरी से, तो फिर काहे का फैसिलिटी भैया? उसको घटा दो उस फैसिलिटी में। अगर घर के नाम पे कुछ उसके एम्प्लॉयर ने उसके एम्प्लॉय के सैलरी से कुछ पैसा काटा है तो उसको घटा दीजिए आप लोग, या उससे वसूल किया तो घटा दो। ठीक, आगे अपना काम बिल्कुल सिंपल है। उसी जगह अगर वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आपको देखना होता है, थोड़ा सा झांक के देखना भैया कि उसको जो घर दिया गया है वो एम्प्लॉयर खुद का घर दिया गया है या एम्प्लॉयर ने खुद किराए पर लेकर दिया है। अगर एम्प्लॉयर के खुद का घर है, एम्प्लॉयर बोलता देता है उसको चाबी, बोलता जा रहा है, घर का मालिक जो है, मकान मालिक जो है वो एम्प्लॉयर खुद है, खुद घर बना के दे दिया उसको, तब क्या होता है? तब वहाँ सारी बातों को इग्नोर करते हैं, सीधा उस सिटी का पॉपुलेशन देखते हैं जहाँ पर उसको घर दिया गया है। नंबर एक देखते हैं क्या? अगर उस एरिया का पॉपुलेशन, उस सिटी का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो जो खाली मकान का जो वैल्यू होता है, उसकी सुविधा का जो वैल्यू होता है, वो सीधा क्या हो जाता है? उसके सैलरी का 15% ऑफ सैलरी हो जाता है। सही बात है, सीधा सैलरी का। देखो कितना आसान कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने नहीं बोला जाके पूछो एम्प्लॉयर से कितने रुपए का फैसिलिटी दे रहे हो, बिल्कुल नहीं पूछा। सीधा क्या करना, जिस सिटी का पॉपुलेशन देखना है, जितना बड़ा सिटी उतना बड़ा फैसिलिटी का वैल्यू। अगर उस सिटी का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो उसके सैलरी का 15% ही उसके खाली मकान का वैल्यू हो जाएगा, सुविधा का वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर उसके सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है लेकिन 25 लाख तक है, तब कितना हो जाएगा?
10% ऑफ सैलरी उसके खाली मकान का वैल्यू आ जाएगा, सैलरी का 10% निकाल दो। और तीसरा, अगर उस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से क्या है कम है, तो फिर 7.5% सैलरी का निकाल लेना, वो उसके हाउस का वैल्यू हो जाएगा। ये आ गया हमारे अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू। अगर उसको फर्निश्ड बनाना है तो सब फर्नीचर जितने का दिया गया उसका 10% जोड़ दो, फर्निश्ड आ गया। और कुछ मालिक ने कुछ काटा है उसके सैलरी से, तो उसको क्या कर दो, घटा दो, तो सैलरी से कट जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक, ओके, यहाँ तक अपना डन हो गया। चलो सर, ये निकल गया। अगर मान लो, अब बोलोगे एम्प्लॉयर के खुद का मकान नहीं है, हमने देखा भाई एम्प्लॉयर के खुद का मकान नहीं, एम्प्लॉयर ने खुद किराए पर लेकर उसको बोला जा रहा है, और किराया कौन भर रहा है? एम्प्लॉयर अपने जेब से भर रहा है, एम्प्लॉय नहीं भर रहा है किराया। किराया कौन भर रहा है? एम्प्लॉयर भर रहा है। तब क्या होगा? तब आपको सिटी का पॉपुलेशन मत देखना, सीधा दो चीजों में जो कम होगा वो टैक्सेबल होगा। जो दो चीजों में कम होगा वो टैक्सेबल होगा। क्या टैक्सेबल होगा? नंबर 1, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर जितना रेंट पे कर रहा होगा उसका वो ले लो, जितना भी दिन का उसका रेंट पे कर रहा होगा वो ले लो। और नंबर दो ले लो 15% ऑफ सैलरी, दोनों में जो कम होगा वो हाउस का वैल्यू आ जाएगा। फर्नीचर दिया गया तो 10% फर्नीचर का जोड़ दो, कुछ काटा गया तो माइनस कर दो, खत्म बात। ओके सर, हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि अगर उसको होटल में रहने की फैसिलिटी दी गई है, तो होटल में रहने की अगर फैसिलिटी दी गई है, तो अगर होटल 15 दिन तक रह रहा है, 15 दिन या उससे कम रह रहा है होटल में, तब तक तो टैक्स फ्री है, तब तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, फैसिलिटी पे। लेकिन अगर 15 दिन से एक दिन भी ज़्यादा हो गया भैया, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कोई 15 दिन छूट नहीं मिलेगा। अगर 16 दिन भी रह गया तो पूरी वैल्यू टैक्सेबल होगी। कैसे निकालोगे? विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल फॉर एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 1, एक्चुअल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर होटल का जितना बिल पे करेगा वो ले लो। और नंबर 2, सैलरी का 24% ले लो, वो भी प्रोपोर्शनेट सैलरी मीन्स जितना दिन वो होटल में रहा है उतने दिन का उसका सैलरी निकाल लो और कैलकुलेट कर लो। निकल गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ फैसिलिटी में भी बार बार सैलरी वर्ड आया, कहीं 15% ऑफ सैलरी ले रहे हैं, कहीं 10% ऑफ सैलरी ले रहे हैं, कहीं 7.5% ऑफ सैलरी ले रहे हैं। क्या है सैलरी का मतलब? तो यहाँ पे सैलरी का मतलब वो नहीं होगा जो अलाउंस के टाइम पे होता था। यहाँ पे सैलरी का मतलब कुछ और ही होगा। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस एंड अदर रिसिप्ट्स इन कैश। मतलब एक एम्प्लॉय को जो भी कैश के रूप में मिलता है, बशर्ते वो टैक्सेबल होना चाहिए, वो सारा का सारा यहाँ पे सैलरी में ऐड होगा। क्या ऐड नहीं होगा सर? देखो, डियरनेस अलाउंस ऐड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डियरनेस अलाउंस तब ऐड होगा जब वो अगर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो ऐड होगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगा। पक्की बात है? वेरी गुड। दूसरा, कोई भी परक्विजिट्स का वैल्यू है, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे ना टैक्सेबल हो, ऐड नहीं होगा। और ना ही प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा अगर अपन डालते हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया? जो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल बोल रहा हूँ, जो सैलरी में लेना है वो बातें मैंने आपको बता दी। क्या क्या बताया? बेसिक सैलरी, डियरनेस पे या डियरनेस अलाउंस। लेकिन डियरनेस अलाउंस कौन सा वाला? अगर वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस एंड अदर रिसिप्ट्स इन कैश, ये सारी चीजों को ऐड कर लेना, वही सैलरी का निकाल देना। ठीक, बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, ठीक है सर, हो गया अपना काम खत्म। ओके, अगला था टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कौन होता है भैया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? अरे यार, जिसके साल भर का सैलरी जो है ना 50,000 से ज्यादा है ना, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। या वो कंपनी का डायरेक्टर है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, या वो कंपनी के 20% शेयर होल्ड करके रखा है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ठीक, तीनों में से कोई एक भी है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। और यार देखा जाए तो आज के डेट में सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, क्योंकि किसी का भी सैलरी 50,000 से ऊपर तो चला ही जाता है ना, 50,000 से ऊपर तो चला ही जाता है किसी का भी सैलरी। सही बात है। और यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या बोल रहा है? वही चीज बोल रहा है जो परक्विजिट्स के टाइम पे बोल रहा था, जो हाउस परक्विजिट्स के टाइम पे नहीं लेते हो सैलरी। बेसिक सैलरी, डियरनेस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस एंड अदर रिसिप्ट्स इन कैश। बाप रे बाप, इतना सारा जोड़ रहा है यार, तो ऑटोमेटिकली किसी बेचारे का 50,000 से ऊपर तो चला ही जाएगा सैलरी, तो सभी स्पेसिफाइड है। तो इनके लिए क्या क्या टैक्सेबल था? कार की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, स्वीपर की फैसिलिटी, गार्डनर की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज क्या होती थी? टैक्सेबल होती थी। हमने कार की फैसिलिटी देखा था, तो कार की फैसिलिटी हमने देखा था कि कार की फैसिलिटी में क्या था? अगर कार की चाबी एम्प्लॉयर दे देता है, आपको देखना पड़ेगा एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई है। कार की चाबी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, बोला जा चला। अब आपको ये देखना है कि पहले तो ये देखना है कि कार का मालिक कौन है। कार का मालिक कौन है? एम्प्लॉयर है। ओके सर, अगर कार का मालिक एम्प्लॉयर नहीं है तो कॉमन सी बात है, कार उसने खुद किराए पर लेकर दिया है। अगर मालिक है तो डेप्रिसिएशन का खर्चा कर रहा होगा, और अगर वो मालिक नहीं है तो फिर उस पर रेंट दे रहा होगा, या तो डेप्रिसिएशन या तो रेंट, ठीक है, वो दे रहा होगा। ओके, अब उसने चाबी दे दी किसको? एम्प्लॉय को। अब आपको देखना है कि भाई एम्प्लॉय उस कार को कैसे यूज कर रहा है।
किस पर्पज से यूज कर रहा है, क्या वो पर्सनल यूज कर रहा है या अपने ऑफिस के काम के लिए यूज कर रहा है। तो आप देखते हो कि अरे वो तो अपना ऑफिस का काम कर रहा है, टोटल काम किसका कर रहा है, ऑफिस का कर रहा है, घर का एक भी काम नहीं कर रहा है, घर के लिए सब्जी भी नहीं ला रहा है, उसमें घर वालों को घुमा भी नहीं रहा है, मतलब उस कार का यूज वो पर्सनल नहीं कर रहा है, तो उसका क्या वो फायदा उठाया नहीं, तो कोई परक्विजिट्स की वैल्यू होगी ही नहीं, नील होगी, कोई वैल्यू होगी ही नहीं, नील वैल्यू होगी। लेकिन अब दूसरा कंडीशन, अगर इंप्लॉयर ने उसको कार की चाबी क्या करी, इंप्लॉय को दी, बोली जा चला, अब इंप्लॉय उसको 100% पर्सनल यूज कर रहा है, खुद के लिए यूज कर रहा है, फैमिली को लेकर घूमने उमने जा रहा है वो, तो ऐसे सिचुएशन में टैक्सेबल वैल्यू क्या लिख लेगा, क्या कर लो, कार का रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा जोड़ लो, ड्राइवर को अगर दिए हो ड्राइवर का सैलरी जोड़ लो, अगर कार का मालिक इंप्लॉयर है तो डेप्रिसिएशन का 10% ऐड कर दो, और अगर कार का मालिक इंप्लॉयर नहीं है तो डेप्रिसिएशन मत करना ऐड, कार का जो रेंट भर रहा होगा ना मालिक उसको जोड़ देना, ठीक है, 3 चीजों को जोड़ देना। अगर कार के एवज में कुछ उससे वसूला गया होगा सैलरी के नाम पे तो उसको क्या कर देना, घटा देना, ठीक, उसको घटा दिए, हमारा क्या हो गया, आ गया, ये हो गया अपना काम खत्म। ओके सर, ये भी हो गया, ठीक, तो इस प्रकार से निकल आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है सर, हो गया, समझ में आ गया, ठीक, ओके। नेक्स्ट तीसरा कंडीशन था, अगर कार की चाबी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को देता है और इंप्लॉय कैसे यूज कर रहा है उसको, पर्सनल भी यूज कर रहा है, प्रोफेशनल भी यूज कर रहा है, दोनों यूज कर रहा है, तब कैसे करना पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा कार का खर्चा कौन बियर कर रहा है। इंप्लॉयर बियर कर रहा है तो अगर बड़ी कार है तो 2400 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा, और अगर छोटी कार है तो 1800 रुपये पर मंथ के रेट से टैक्सेबल होगा, और अगर ड्राइवर भी दिया गया उसको अलग से तो 900 रुपये पर मंथ के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, उसको भी अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पक्की बात है, ओके सर। इसके अलावा अगर कार का खर्चा कौन बियर कर रहा है, इंप्लॉय बियर कर रहा है, तब क्या होगा, अगर छोटी कार है तो 600 रुपये पर मंथ, और बड़ी कार है तो 900 रुपये पर मंथ के रेट से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और ड्राइवर दिया गया तो 900 रुपये पर मंथ के रेट से ड्राइवर। ठीक सर, कैसे पहचानेंगे ये कार छोटी है, कैसे पहचानेंगे बड़ी कार है, अरे यार जिसके इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा होगी वो बड़ी कार है, और कम होगी तो छोटी कार है, या उसके बराबर होगी तो छोटी कार है। ठीक है, ये हो गया। ओके सर, ये भी हमको समझ में आ गया। ठीक, और क्या बचा भैया, कार के बारे में हो गया। अच्छा, अगर इंप्लॉयर जो है, अगर इंप्लॉयर सारे खर्चे बियर करना है इंप्लॉयर को, अगर 1 रुपये भी खर्चा कौन बियर कर देता है, इंप्लॉय बियर कर देता है, तो ये माना जाता है कि सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है, इंप्लॉय, तो आप इंप्लॉय के हिसाब से बनाओगे, यानी कि वही 900 रुपये और 600 रुपये वाला रूल एप्लीकेबल करोगे। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा किसी इंप्लॉय को एक से अधिक कार दिया जाता है, तो पहले कार को आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मानना, ठीक, और दूसरे कार को 100% क्या मान लेना, पर्सनल मान लेना, ये रूल है। ठीक है, कार का काम खत्म। ओके, अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल की फैसिलिटी दी जाती है, मेडिकल की फैसिलिटी दी जाती है तो 2 प्रकार से दी जा सकती है। सबसे पहला इंडिया के अंदर दी जा सकती है या इंडिया के बाहर दी जा सकती है। पहले इंडिया की बात करते हैं। अगर उसको मेडिकल की फैसिलिटी ऐसे 3 हॉस्पिटल में दी गई है, कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या एम्प्लॉयर के खुद का हॉस्पिटल है, तो इस पर कितना भी उसको फैसिलिटी दी ना जाए, कितना भी उसका बिल क्यों ना बने, करोड़ों रुपए का बिल क्यों ना बने, वो 100% टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा ये 3 हॉस्पिटल से अदर किसी हॉस्पिटल में उसको मेडिकल की फैसिलिटी दी गई है, तो जितना भी फैसिलिटी का वैल्यू होगा, जितना भी बिल एम्प्लॉयर पे करा होगा, वो 100% टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है सर। इसके अलावा होता है आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर उसको मेडिकल की फैसिलिटी दी गई है भैया, तो क्या होगा, तो बच्चों अगर इंडिया के बाहर उसको मेडिकल की फैसिलिटी दी गई है तो क्या होगा, तब तो 2 प्रकार के खर्चे, ट्रीटमेंट एंड लॉजिंग का खर्चा, मतलब वहाँ पे इलाज कराना और रहने का खर्चा, और दूसरा ट्रैवलिंग का खर्चा, कि वहाँ जाने का, फ्लाइट में आप जाओगे तो वो भी खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, दोनों ही खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है। तो ट्रीटमेंट एंड लॉजिंग के खर्चे के बारे में ये है कि टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री अप टू आरबीआई लिमिट, जितना आरबीआई लिमिट सेट कर देगा उतना टैक्स फ्री हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना लिमिट है, जितना रुपए फैसिलिटी मिला है, जितना आरबीआई बोल देगा भैया इतना रुपए टैक्स फ्री है, उतना रुपए टैक्स फ्री हो जाएगा, बस, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, और ट्रैवलिंग का खर्चा के साथ क्या है, ट्रैवलिंग खर्चा अगर इंप्लॉय का सैलरी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, अगर इंप्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ट्रैवलिंग और लॉजिंग का खर्चा, और अगर उसका टोटल सैलरी 2 लाख से कम है तो फिर पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। एकदम आसान है, आई बात समझ में, ठीक है। ओके, अगला रिवाइज करते हैं प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार का होता है। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड अंत में होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हर हाल में टैक्स एग्जेम्प्ट है, ध्यान नहीं देना, पूरा एग्जेम्प्ट है, हर बात में एग्जेम्प्ट है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी हर हाल में क्या है, सभी बातों में क्या है, एग्जेम्प्ट 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 है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो आने वाला नहीं। बचा ध्यान देने वाली बात वो क्या है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इस पे आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोविडेंट फंड दिया है। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो आपकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के साथ क्या देखना पड़ेगा आपको, अगर इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है
सैलरी का 12% से अधिक कंट्रीब्यूट कर रहा है, 12% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है या 12% से कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब तक तो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर उसके प्रोविडेंट फंड में 12% से ऊपर का कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जितना ऊपर का कंट्रीब्यूट करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 15% कंट्रीब्यूट किया तो 3% टैक्सेबल हो जाएगा, 11% कंट्रीब्यूट किया तो कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री है, 12% कंट्रीब्यूट किया तो टैक्स फ्री है। ठीक है, वैसे ही प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो अगर इंटरेस्ट का रेट 9.5% या उससे कम है तब तक तो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट का रेट 10.5% से ऊपर है तो फिर जितना ऊपर का इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 9.5% है टैक्स फ्री, अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है मान लो 11%, तो कितना एक्सेस मिल रहा है 1.5%, तो 1.5% टैक्सेबल हो जाएगा। बस, और कुछ देखने वाली बात यहाँ है नहीं। यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या होगा सर? यहाँ पे सैलरी का मतलब वही होगा जो अलावेंस के टाइम पे होता था। 3 चीज, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे या डियरनेस अलावेंस, बट डियरनेस अलावेंस कौन सा वाला? अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, एंड प्लस कमीशन ऑन सेल, दैट्स इट, खत्म रूल। यार तकरीबन 15 मिनट या 10-20 मिनट, 15-10 मिनट तो लगा ही होगा हम लोगों को सैलरी का रूल रिवाइज करने में। तो रोज रोज तो कराना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आज क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और थोड़ा आपको ट्रिक बताना था कि कैसे आपको रिवाइज करना है, तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया। तो देखो, आपके दिमाग में बातें होनी ही चाहिए। ओके, बातें आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही आप सोच सकते हैं, बैठे बैठे आप सोचिए ये रूल है स्टार्टिंग से पूरा फटाफट, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं, चलो आज क्वेश्चन बना ले। चलिए तो आज हम क्वेश्चन बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या कहता है 3 में। देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, श्री राम हु रेसाइड्स इन इलाहाबाद गॉट द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। देखो, मिस्टर राम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि श्री राम नाम के एक एम्प्लॉई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री राम नाम के एक एम्प्लॉई है जो क्या लिखा है, देखो साफ साफ लिखा है, वो 3 जगह काम करते हैं। 3 जगह काम करते हैं। पहले कहाँ काम करे? उन्होंने एक्स लिमिटेड में काम किया लिखा है, दूसरा उन्होंने वाई लिमिटेड में काम किया, और तीसरा उन्होंने जेड लिमिटेड में काम किया। मतलब साल भर में अलग अलग जगह काम करते हैं। देखो, एक एम्प्लॉय के लिए सैलरी जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह काम करे तो ही वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स दे रहा है, तो कहीं भी काम करे साल भर में 3 जगह काम कर रहा है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे काम किया उसने, तो उसके कुल मिला के सैलरी पे टैक्सेबल होगा। ठीक है, मतलब कुल सैलरी निकाल लेंगे, टोटल उसकी साल भर की सैलरी निकाल लेंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो खैर आगे देखें, तो बोल रहा है कि फ्रॉम एक्स लिमिटेड, तो मिस्टर राम जो है फ्रॉम एक्स लिमिटेड बोल रहा है 6 मंथ बेसिक पे एट द रेट 3000 रुपीज पर मंथ। क्वेश्चन को सुनते जाना, आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो क्वेश्चन को, और शॉर्ट क्वेश्चन को तो मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ। श्री राम नाम के एक एम्प्लॉई है, उनका इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, वो 3 जगह काम करते हैं, साल भर में 3 जगह काम करते हैं, एक्स लिमिटेड में, वाई लिमिटेड में और जेड लिमिटेड में। दिखता है एक्स लिमिटेड के बारे में लिख रहा है। एक्स लिमिटेड के बारे में क्या लिख रहा है देखो, कहता है 6 मंथ बेसिक पे 3000 रुपीज पर मंथ। बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड में उन्होंने 6 महीने काम किया, एक्स लिमिटेड में 6 महीना काम किया, और वहां उनको बेसिक सैलरी जो था वो 3000 रुपये पर मंथ था। हर उनका जो बेसिक सैलरी था वो कितना था? 3000 रुपये पर मंथ था उनका बेसिक सैलरी। ठीक है, डियरनेस पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे 250 रुपीज पर मंथ, उनको डियरनेस पे मिलता है। तो जैसे डियरनेस पे बोला, फट से समझ जाना कि अंडर द टर्म्स ऑफ क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, 250 रुपये पर मंथ मिलता है। ठीक है भाई, दे दो, 250 रुपये पर मंथ मिलता है, 6 महीने तक मिला रहा होगा। इसके बाद उनको वहां से क्या मिलता था? एंड हाउस रेंट अलावेंस मिलता था 1000 रुपये पर मंथ। इनको ना वहाँ पे हाउस रेंट अलावेंस मिलता था, वो भी कितना? 1000 रुपये पर मंथ इनको हाउस रेंट अलावेंस वहाँ पे मिलता था, ये बोल रहा है। ठीक है, ओके। अब वहां से उन्होंने नौकरी छोड़ दी फ्रॉम वाई लिमिटेड। अब वो वाई लिमिटेड में काम करने लगे। अब कहाँ काम करने लगे? वाई लिमिटेड में वो बंदे क्या करने लगे? काम करने लगे। देखो 4 मंथ, 6 महीना वहां काम किया। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? 4 मंथ। यहाँ पे काम किया उन्होंने, 4 मंथ काम किया। अब क्या कहता है देखें, यहाँ से इनको क्या हुआ? 4 मंथ बेसिक पे 4000 रुपये पर मंथ। अब इनको यहाँ से सैलरी जो मिलता है ना, बेसिक सैलरी जो मिलता है वो 4000 रुपये पर मंथ मिलता है। ठीक है, मिलने दो। इसके बाद आगे कहता है यहाँ पर डियरनेस अलावेंस एट द रेट 25% ऑफ बेसिक पे। जो डियरनेस अलावेंस मिलता है वो उनके बेसिक पे का 25% मिलता है। डियरनेस अलावेंस मिलता है कितना? 25% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 25%। अब एक बात बताओ, यहाँ डियरनेस अलावेंस में कहीं दूर दूर तक लिखा है क्या पार्ट ऑफ सैलरी या फिर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? नहीं लिखा है, तो इसको अपन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे देखें। इसके अलावा और क्या दिया जाता है इसको बोल रहा है कि कमीशन ऑन सेल्स 5%। इसको सेल्स पे कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। वो भी किस पे? कमीशन ऑन सेल्स मिलता है। वो भी कितना परसेंट मिलता है? 5% मिलता है। समझ में आया? कितना मिलता है? 5%। और बोल रहा है ऑन सेल्स इफेक्टेड ड्यूरिंग 4 मंथ। और 4 महीने जब वो काम किया ना,
तो वहां का सेल्स जो था उसके अंडर में 1 लाख रुपए का सेल्स हुआ। वहां पे कितने रुपए का सेल्स हुआ? 1 लाख का। 1 लाख का सेल्स है वो 4 महीने का, साल भर का सेल्स नहीं दिया, 4 महीने का सेल्स 1 लाख रुपए हुआ, ये बोल रहा है। ठीक, आगे देखें इसके बाद क्या लिखता है। हाउस रेंट अलावेंस उसको वहां से मिला 2500 रुपए पर मंथ। हाउस रेंट अलावेंस इस बंदे को वहां से मिला कितना? 2500 रुपए पर मंथ उसको वहां से मिला। ठीक है सर, ओके। आगे कहता है, बस हो गया। अब वो काम करने कहाँ आ गया? जेड लिमिटेड में आ गया। अब वो काम करने आ गया जेड लिमिटेड में। अब ये बंदा काम करने कहाँ पहुंच गया? जेड लिमिटेड में पहुंच गया। अब जेड लिमिटेड में जब आया तो वहां पे क्या हो रहा? वहां 2 महीने काम किया। कितने महीने काम किया? 2 महीने बंदा वहां पे काम किया। तो 2 महीने काम किया तो 2 मंथ की जो सैलरी थी वो 8000 रुपये पर मंथ थी। 2 महीने की सैलरी 8000 पर मंथ। अब यहाँ पे उसकी जो बेसिक सैलरी थी वो 8000 पर मंथ है बोलता है। ठीक, आगे लिखता है एंड डियरनेस अलावेंस 1000 रुपये पर मंथ। अब यहाँ से डियरनेस अलावेंस इसको मिलता है 1000 रुपये पर मंथ। ठीक, ओके सर। इसके बाद लिखता है हाउस रेंट अलावेंस 3000 रुपये पर मंथ। अब इसको यहाँ से हाउस रेंट अलावेंस मिलता है और कितना मिलता है? 3000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ओके। इसके बाद लिखता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में ही लिव्ड इन ओन हाउस। इस बीच वो खुद के हाउस में रहा। इस बीच जब जेड लिमिटेड में काम कर रहा था तो जब हाउस था पहले तो किराए में रहता था, यहाँ किराए में रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या किया? वो खुद के हाउस में रहा। वो खुद के हाउस में रहा 2 महीने। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है। ही पेड 3000 पर मंथ एज हाउस रेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट फॉर 2 मंथ व्हेन ही लिव्ड इन हिज ओन हाउस। बोल रहा है कि वो साल भर, कब? पूरे साल भर किराए पर रहा। बोल रहा है साल भर किराए पर रहा, साल भर किराए पर रहा। और उसने जो एक्चुअल में रेंट पेड किया, एक्चुअल में रेंट जो उसने पेड किया है वो हर महीने एक्चुअल रेंट जो उसने पेड किया इस बंदे ने 3000 रुपये पर मंथ रहा। ठीक है, ओके। एक्चुअल रेंट 3000 पर मंथ रहा फॉर, तो देखो क्या बोल रहा है, साल भर वो 3000 पर मंथ रहा, बट ये 2 महीने सिर्फ कहाँ रहा? खुद के हाउस में रहा। तो साल भर, तो बाकी समय कितने महीने वो अपने घर में रहा, किराए पे रहा होगा? 10 महीने। तो फॉर 10 मंथ मतलब पूरे 10 महीने वो कितना रहा? किराए पर रहा, बाकी 2 महीने खुद के घर में रह रहा है। यानी कुल मिला के 10 महीने तक उसने 3000 रुपये पर मंथ के रेट से किराया पेड किया है। आपको कंप्यूट करने बोलता है टैक्सेबल पार्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। आपको बोलता है इस क्वेश्चन में कंप्यूट द टैक्सेबल पार्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। आपको बताना है कि हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट क्या होगा। अभी भी हमको बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया, सीधा बोला हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट क्या होगा वो बताने बोला। ऐसा हम लोग पिछले बार जो बनाया था बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, इस बार थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि वो 10 जगह नाच नाच के काम कर रहा है। 6 महीना यहाँ काम किया, 4 महीना यहाँ काम किया, 2 महीना यहाँ काम किया। तो देखो यार, जब ऐसा है तो आप अलग अलग निकाल लो और फिर अंत में सबको क्या कर देंगे? अपन जोड़ देंगे। पहले एक्स लिमिटेड का निकाल लेंगे, वाई लिमिटेड में जब काम किया होगा वहां का निकाल लेंगे, जेड लिमिटेड में जब काम किया होगा वहां पे निकाल लेंगे। मैंने आपका क्वेश्चन को जो समरी है वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग बनाने में हमको आसानी होगी। आप चाहो तो एग्जाम में भी इसी प्रकार क्वेश्चन की समरी लिख सकते हो, इसमें आपको बनाने में बहुत आसान होगा। बार बार आपको पेज पलट के क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए। तो हमको पूरा टैक्सेबल सैलरी निकालने नहीं बोला है, हमको निकालने बोला है एचआरए निकालने बोला है, टैक्सेबल पार्ट ऑफ एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट निकालने बोला है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, ऊपर हेडिंग लिखना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पार्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट निकालना है, हाउस रेंट अलाउंस। ओके, ये हमने क्या कर लिया? लिख लिया। ठीक, चलिए सबसे पहला देखो, ये अलग अलग जगह काम किया तो अलग अलग का निकालो, ज्यादा बेहतर है, सबका अलग अलग निकाल लो। ठीक है, ये कॉलम मैं वर्किंग नोट के लिए रख लेता हूँ, यहाँ मैं वर्किंग नोट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहला फ्रॉम एक्स लिमिटेड, पहले वो एक्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं। और एक्स लिमिटेड में कितने महीने काम किया ये बंदा? वहां पे 6 महीने काम किया। ठीक है, तो 6 महीने की बात करते हैं। चलो, तो अपने को टैक्सेबल पार्ट निकालना। तो यहाँ से इसको एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला देखें, हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ से इस बंदे को जो हाउस रेंट अलाउंस मिला वो कितना मिला वो देख लीजिए। तो यहाँ से देखो क्या लिखा है साफ साफ, यहाँ पे लिखा है इसको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला? 1000 पर मंथ। तो यहाँ पे लिखिए 1000 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने तो काम नहीं किया, 6 महीने काम किया ना। यहाँ पे 6 महीने का निकालोगे, कितने महीने का निकालोगे? 6 महीने का। पूरे साल भर काम नहीं किया, 6 महीने काम किया, 6 महीने निकालो। तो कुल मिला के इसको कितना मिला होगा हाउस रेंट अलाउंस? 6000 रुपये मिला होगा। ठीक, अब सवाल उठता है इस 6000 में कितना पार्ट टैक्सेबल होगा, कितना पार्ट टैक्स फ्री होगा? तो जितना पार्ट टैक्स फ्री होगा उसको घटा दो तो टैक्सेबल निकल आएगा। तो इसमें से लेस करते हैं टैक्स फ्री या टैक्स एग्जेम्प्ट। जितना पार्ट टैक्स एग्जेम्प्ट होगा उसको घटा दीजिए, यानी विच एवर इज लेस। देखो ये 3 चीजों में जो सबसे कम होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है, टैक्स फ्री हो जाएगा। 3 चीजें टैक्स फ्री हो जाएगा। नंबर 1
पहले एक्चुअल में जो हाउस रेंट अलाउंस मिला है वो ले लो। तो एक्चुअल में कितना मिला है, 6000 मिला, उसको लिख लो साइड में और नीचे इनर कॉलम में, ठीक है सर। नंबर 2 क्या था, रेंट पेड। एक्चुअल में जो रेंट पेड किया होगा उसको ले लो और माइनस कर दो 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे माइनस कर दो क्या, 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। चलो एक्चुअल में इसने रेंट कितना पेड किया, देखो एक्चुअल में वो रेंट पेड करता 3000 पर मंथ, जिस घर में रहता 3000 पर मंथ एक्चुअल रेंट पेड कर रहा था। कितना कर रहा, 3000 पर मंथ। तो एक महीने का 3000 पर मंथ, तो यहाँ बात कितने की हो रही, 6 महीने की। तो 6 महीने में कितना पेड किया होगा इस बंदे ने, 18000 पेड किया होगा, ठीक। फिर माइनस कर देते हैं 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। डियरनेस अलाउंस तब लोगे जब अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। तो चलो देखते हैं एक्स लिमिटेड में यहाँ पे सैलरी का मतलब मैं निकाल लेता हूँ वर्किंग नोट में। मेरा वर्किंग नोट है, मैं वर्किंग नोट पे काम करता हूँ। देखो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में लिखूंगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। तो देखो जहां एक्स लिमिटेड में जब वो काम कर रहा था तब उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 3000 रुपये पर मंथ। तो एक महीने का 3000 पर मंथ, तो साल 6 महीने का 6 महीना काम किया ना, तो 6 महीने का कितना रहा होगा, 18000 रहा होगा। सही बात है, एक महीने का 3000 तो 6 महीने का कितना रहा होगा, 18000, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो हम लिख भी देते हैं, चलो बेसिक सैलरी लिख देते हैं 3000 रुपये एक महीने का, तो 6 महीने का 18000 आ जाएगा। प्लस डियरनेस पे की बात कर लेते हैं, डियरनेस पे 250 रुपये मिल रहा है, डियरनेस पे है तो लेंगे अपन लोग, ठीक है। तो 250 रुपये पर मंथ है इंटू कितने महीने का, 6 महीने का, प्लस कमीशन ऑन सेल्स दिया गया एक्स लिमिटेड में, नहीं वहां तो उसको कुछ नहीं मिला, नील कर दो, ठीक है। चलो 18000 प्लस 250 इंटू क्या कर लो, 6 कर लो, फटाक से कर लो, 250 इंटू 6, तो 250 इंटू 6 करोगे तो 1500 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1500, और वो आखिरी वाला तो नील था तो नीले ही रहने दो, जोड़ लो 18000 प्लस 15000, 19500। यहाँ पे सैलरी का मतलब कितना आया, 19500। तो यहाँ पे 19500 का आप 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1950। चलो इन दोनों को घटाओ, 18000 में से 1950 घटा दो, 18000 में से हम लोग घटा देते हैं 1950, देन हमारा आंसर आएगा 16050 रुपये आ जाएगा, ठीक है, ओके। एंड नंबर 3 क्या लेते थे, 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो यार यहाँ पर 40% ही लेंगे क्योंकि ये इलाहाबाद में रहता है ना, 40% ऑफ सैलरी यानी कि प्रयागराज में रहता है, 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितना है देखो यहाँ पे 19500, तो 19500 का 40% निकाल दो, निकालो चलो। तो 19500 का हम निकालेंगे 40%, तो कितना आ जाएगा 7800, कितना आ जाएगा 7800। अब मुझे देखकर बताओ तीनों में कम कौन है, सर तीनों में हमको कम ये दिखाई दे रहा है, तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा, इतना पार्ट टैक्स फ्री हो जाएगा। तो 6000 टैक्स एचआरए में 6000 घटा दोगे तो टैक्सेबल पार्ट कितना है एक्स लिमिटेड से, टैक्सेबल पार्ट ऑफ एचआरए कितना आ गया, सिर्फ 0 आ गया, कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी एक्स लिमिटेड से जब वो काम कर रहा था तो वहां पे उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टैक्स फ्री हो गया, ठीक है। अब वो वहां से नौकरी छोड़ा, एक्स से नौकरी छोड़ दिया, अब वो कहाँ आ गया, वाई लिमिटेड में काम करने के लिए आ गया। अब क्या हुआ वाई लिमिटेड में, चलो वाई लिमिटेड का निकालते हैं। नंबर 2 डालना फ्रॉम वाई लिमिटेड। अब अपन बात करेंगे वाई लिमिटेड की, तो ये हम बात कर लेते हैं किसकी, वाई लिमिटेड की। अब देखो वाई लिमिटेड से उसको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है वो देख लो, हाउस रेंट अलाउंस। तो बच्चों वाई लिमिटेड से उसको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, देखें वाई लिमिटेड से उसको हाउस रेंट अलाउंस जो मिल रहा है वो 25 रुपये पर मंथ मिल रहा है, 2500 रुपये पर मंथ। तो कितने महीने काम किया वहाँ, 4 महीना काम किया है ना, तो 4 ही महीने का लोगे, 4 महीना लिख लेना यहाँ पे 4 मंथ, 4 महीना काम किया तो 4 महीने का कितना हुआ, तो 2500 इंटू 4 महीने का आ जाएगा 10,000, 10,000 आ गया टैक्सेबल। तो भाई 10,000 में कुछ टैक्स फ्री है, जो टैक्स फ्री घटा दो, लेस करिएगा इसमें से टैक्स एग्जेम्प्ट, टैक्स एग्जेम्प्ट। अब विच एवर इज लेस मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आप समझ लेना, विच एवर इज लेस, जो कम होगा। नंबर 1 एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस, तो बोलो एक्चुअल में हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला, 10,000, साइड में लिख लो 10,000। नंबर 2 रेंट पेड, एक्चुअल में जो रेंट पेड किया होगा वो ले लो, माइनस 10% ऑफ सैलरी ले लो, ठीक है, 10% ऑफ क्या ले लो, सैलरी ले लो। तो देखो यहाँ पे रेंट कितना पेड किया, 3000 हर महीने पेड करता है, तो 4 महीना रहा ना ये, इस दौरान 4 महीने रहा, तो 4 महीने में इसने पेड किया होगा 12,000 रुपये रेंट पेड किया होगा, ठीक, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो भाई यहाँ पे सैलरी उसको कुछ और मिल रहा था, तो यहाँ पे सैलरी कुछ और निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वाई लिमिटेड में उसको कुछ और सैलरी मिल रहा था, तो फिर वाई लिमिटेड का सैलरी निकाल लो, ठीक। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सैलरी का मतलब वही होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे या फिर डियरनेस अलाउंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो देखो यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ तो डियरनेस अलाउंस दिया है सर, क्या डियरनेस अलाउंस सर लिखा है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नहीं सर नहीं लिखा है, तो उसको मत लेना। अगर ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता तो लेते, प्लस कमीशन ऑन सेल्स,
प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, चलो देखें। पहला बेसिक सैलरी दिया है क्या? हाँ सर दिया है, 4000 पर मंथ। तो एक महीने का 4000, तो बेटा एक महीने का 4000 तो 4 महीने काम किया तो 16000 नहीं आ जाएगा बेसिक सैलरी? सही बात है, एक महीने का 4000 तो 4 महीने का 16000। ओके ठीक। इसके बाद डियरनेस अलाउंस दिया है क्या? हाँ सर दिया है, सैलरी का 25% दिया है, बट क्या यहाँ लिखा है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? नहीं सर, तो मत लेना, नील कर देना, समझ गए? मत लेना, ठीक। अगर तो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता तो लेते। एंड प्लस कमीशन ऑन सेल्स, तो कमीशन ऑन सेल्स दिया है क्या? हाँ सर दिया है। कितना दिया है? 1 लाख का 5%, तो 5000 आ जाएगा। सही बात है, 1 लाख जो सेल्स दिया वो 4 महीने का दिया, तो 4 महीने का 5% निकालोगे। अगर बोलता है 1 लाख जो साल भर का है, तो पहले 4 महीने का सेल्स निकालते, उसका फिर 5% निकालते। फिलहाल यहाँ पे अपन को 1 लाख दिया है 4 महीने का, जो सेल्स दिया वो कितने महीने का दिया है? 4 महीने का ही सेल्स दे दिया, तो करके मैंने डायरेक्ट ही 5% निकाल दिया। जोड़ दीजिए, 21000 आ जाएगा। तो ये आ गया 21000। तो यहाँ पे 21000 का 10% निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2100 रुपये। चलो 12000 में से 2100 घटा दीजिए आप लोग, तो आ जाएगा 9900। कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे? 9900। एंड देन फाइनली ये इलाहाबाद में रहता है, तो 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का बच्चों ले लेंगे अपन कितना? 40%। तो सैलरी कितना? 21000 है, 21000 का 40% निकाल देते। चलिए, तो हम निकालेंगे 21000 का 40%, तो आ जाएगा 8400। चलिए हमको बताइए तीनों में कम कौन दिखाई दे रहा है आपको? सर हमको ना एक कम दिखाई दे रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा। ये हो गया टैक्स फ्री। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? आई थिंक 1600 रुपये आ जाएगा यहाँ का। ये आ गया टैक्सेबल पार्ट ऑफ HRA, टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस आ गया पहला। ठीक, ओके सर, यहाँ तक हो गया। अब वो काम करने कहाँ चला गया? फ्रॉम Z लिमिटेड में काम करने चला गया। वो भी कितने महीने काम किया वहाँ? 2 महीने वो बंदा क्या किया? काम किया। ठीक, और वहाँ से उसको HRA कितना मिला? हाउस रेंट अलावेंस कितना मिला? यहाँ से उसको अलावेंस मिला, हाउस रेंट अलावेंस जो मिल रहा है देखो कितना मिल रहा है? 3000 पर मंथ। हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है 3000 पर मंथ। तो एक महीने का 3000, यहाँ काम कितना किया? 2 महीना। कितना महीना टैक्सेबल? कितना महीने का? 6000। कितना महीने का? 6000। अब इसमें अपन क्या करते? विच एवर इज लेस करके अपन एग्जाम करते, छूट देते। बट क्या बोल रहा है कि 2 महीने के दौरान ही खुद के घर में रह रहा है। 2 महीने के दौरान कैसे रह रहा है? खुद के घर में रह रहा है। तब क्या हो जाएगा? जब खुद के घर में रह रहा है, ओन हाउस में रह रहा है, खुद के घर में रह रहा है, तो मैंने क्या सिखाया था? 100% 6000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। यानी जो 6000 है वो टोटल क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, फिर कोई छूट नहीं मिलेगा। समझ आया? तो इस प्रकार देखिए साल भर के दौरान वो कहाँ पे HRA पे टैक्स दे रहा है। यहाँ पे तो टैक्स फ्री हो गया था, यहाँ पे टैक्सेबल 1600 हुआ था, यहाँ पे 6000। इस प्रकार देखा जाए तो अपन लिख सकते हैं देन टोटल टैक्सेबल पार्ट ऑफ HRA, यानी हाउस रेंट अलावेंस का टोटल टैक्सेबल पार्ट कितना होगा? 1600 रुपये Y लिमिटेड से हो रहा था टैक्सेबल, और 6000 रुपये यहाँ पे Z लिमिटेड से हो रहा था। यानी 7600 रुपये के अलावेंस पे उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? आप लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इस प्रकार 7600 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब अपना काम जो रहेगा मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, रूल फटाफट अपन क्वेश्चन बनाएंगे। रूल जब भी मैं कुछ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने माइंड में आप लोग ईमानदारी से रूल को रिवाइज कर लेना, फॉर्मेट को अपने साथ रोज थोड़ा सा देख लिया करो, तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास से अपन क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन फटाफट बनाना चालू कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, तो कल मिलते हैं अपन लोग। थैंक यू स्टूडेंट्स।